Welcome to Online Guruji classes. This is part 5th of our lecture series on mensuration. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले मेंसुरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पक्का से देख लें। क्लियर? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मेंसुरेशन के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 पे मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज डिस्कस किए हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूलेज लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 3 डायमेंशन फिगर्स वाले, 2 डायमेंशन अभी रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर पाथ, स्क्वायर, ठीक है, रॉम्बस, ये सारा अभी डिस्कस नहीं किया है। जो 3D वाले कंसेप्ट्स है उन कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हमने कोन डिस्कस कर लिया, सिलेंडर डिस्कस कर लिया, स्फीयर डिस्कस कर लिया, प्रिज्म कर लिया डिस्कस, पिरामिड कर लिया डिस्कस, क्यूब कर लिया डिस्कस, क्यूबॉइड कर लिया डिस्कस, फ्रस्टम डिस्कस कर लिया। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के एसएससी सीजीएल में पहले पूछे गए हैं, ठीक है, हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली वो पूछेगा और आप लोगों के अप्रोच क्या होने चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट मी, मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस सबसे इजी होते हैं, इन क्वेश्चंस पे कुछ नहीं होता है। क्लियर? फॉर्मूलेज जितने थे वो आप लोगों को मैंने बता दिए, कैसे आप लोगों ने उन्हें याद रखना है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो सारे फॉर्मूलेज भी आप लोगों को रट से जाएंगे। क्लियर? ओके। जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए, या तो यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी के थ्रू मुझसे कनेक्ट रहिए। ठीक है, क्योंकि वीडियोस किस दिन अपलोड होने वाले, किस दिन कितने वीडियो अपलोड्स होंगे, ठीक है, किसी किसी दिन वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारी जो भी हम लोगों के बीच में जो बातचीत होती है फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही होती है सारे मेंबर्स के साथ। ठीक है, इसलिए बेटर ये है कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाइए। क्लियर? ओके, चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इन्हीं क्वेश्चन से धीरे धीरे कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। लाइक जैसे हम लोगों ने अलजेब्रा डिस्कस करा था वैसे ही धीरे धीरे मेंसुरेशंस के भी सारे कंसेप्ट्स, सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? ओके, ठीक है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ बॉल ऑफ लीड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है, एक लेड है, ठीक है, एक लेड का बॉल है, अ बॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे रेडियस के ही यूज होते हैं। ठीक है, डायमीटर की जगह आप लोगों ने देखा होगा जितना भी फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें रेडियस ही है। तो 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, तो आपका क्या काम होना चाहिए, आपका ये काम होना चाहिए कि आप उसी इंस्टेंट पे इसे रेडियस पे चेंज करके लिख दो। मैं इसी इंस्टेंट पे इसे लिख देता हूं कि ये जो रेडियस है वो कितना है, मेरा 2 के बराबर है। ठीक है, ये एक बॉल है इन डायमीटर इज कवर्ड विथ गोल्ड। ठीक है, ये जो लेड का जो बॉल है, ठीक है, इस लेड के बॉल को क्या कर रखा है, गोल्ड के बॉल से इस पे क्या कर रखा है, कोटिंग कर रखा है। एक सेकंड रुको, ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर समझ लो ये गोल्ड की प्लेटिंग कर रखी है ऐसे। क्लियर? ठीक है, ओके, एक सेकेंड होल्ड करना, मैं ब्लैक स्केच पेन ढूंढ लूं। ठीक है, ओके, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रखा है, गोल्ड की कोटिंग हो रखी है। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना ये गोल्ड है आपका,
ये सारा गोल्ड है। क्लियर? ओके, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड एंड लेड आर इक्वल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो निकाल लेता हूं वॉल्यूम ऑफ लेड कितना है। वॉल्यूम ऑफ लेड, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, अब बॉल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, मतलब ये क्या होगा, एक स्फेरिकल शेप में होगा, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम आप लोगों को पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे 2 है तो 2 डालते ही मेरे पास क्या हो गया, 4/3 पाई, 2 का क्यूब इज 8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 32 पाई अपॉन 3। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ लेड, ठीक है। अच्छा, उसने क्या बोला, इफ द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड लेड आर इक्वल, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड भी इतना है 32 पाई बाय 3। क्लियर? अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करते हो ना, तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है, जो पाई का फैक्टर होता है, उसे आप लोग क्वेश्चन पे लास्ट स्टेप पे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर? जनरली आप लोग देखोगे जो पाई का फैक्टर है वो क्या होता है, कैंसल आउट ही होता है जनरली, ठीक है। तो पाई को सॉल्व करके नहीं रखना आप लोगों ने क्वेश्चन को, यहां पर ये नहीं कि इस पाई की जगह आप लोग 22/7 लिखो, फिर 32 × 22 करो और नीचे 21 करो, फिर वही यहां पर करो, फिर बाद में वो 22 का फैक्टर पता चला डिवाइड में जाएगा, फिर उसे डिवीजन करोगे, क्वेश्चन को बस लेंदी ही करते रहोगे। इसलिए पाई को क्या है, कभी सॉल्व नहीं करना इनिशियली, लास्ट पे जाके आप लोग सॉल्व कर लो ना अगर वो कटता नहीं है तो, बट जनरली क्वेश्चंस जो होंगे उस पे वो कट ही जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया कि वॉल्यूम ऑफ लेड पता चल गया, 32/3 पाई है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गोल्ड भी वॉल्यूम ऑफ लेड के बराबर था, तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड भी कितना आ गया, 32 3/पाई। क्लियर? पूछा क्या है इस पे, देन द थिकनेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का थिकनेस पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं, मुझे ये बात पता है ये 2 है, क्लियर, ये रेडियस है, मैं गोल्ड के थिकनेस को ना, जो ये गोल्ड के थिकनेस है इतने हिस्से को मैं ये बोल देता हूं गोल्ड का थिकनेस है आर। क्लियर? गोल्ड के थिकनेस को क्या बोल देता हूं, आर। तो ये टोटल इस बड़े बॉल का जिसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो रखी है, उस बॉल का रेडियस क्या हो जाएगा, R+2। क्लियर? यही होने वाला है। ओके, अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस, पूरे का वॉल्यूम लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, दिस कंप्लीट वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड, जो इतने का वॉल्यूम है, प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड जो है। क्लियर? इसका वॉल्यूम, अंदर वाले बॉल का वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड है, मतलब ये जो कोटिंग लगी गोल्ड की, इन दोनों के वॉल्यूम को मिलाऊं तभी तो ये एक बड़ा सा वॉल्यूम बन रहा है मेरे पास, यही होगा। ओके, ठीक है, बस तो यहां पर क्वेश्चन हो गया। अब वॉल्यूम, इस बाहर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, वैसे तो आपको ये स्टेप डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम्स पे तो आप लोगों ने ये लिखना है, ये वाला स्टेप डायरेक्ट। ठीक है? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ लेड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड हम लोगों ने निकाल लिया है 32 पाई/3 प्लस ये भी कितना है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड 32 पाई/3 है, तो ये कितना होगा, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू 64 पाई/3। क्लियर? देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 16 जा। क्लियर? तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, आप लोग यहां से लिख सकते हो R+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 16
क्लियर? तो मैं इस क्यूब को हटा के यहां पर क्यूब रूट डाल देता हूं। क्लियर? ओके, ठीक है। और इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये सब हम लोग नंबर सिस्टम में देख चुके हैं। इस 16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो 3 2 मिलके इससे बाहर चले जाएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसे, देखो, r प्लस 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट ऑफ 2। क्लियर? अच्छा, उसने मुझे दिया है, देखो क्यूब रूट ऑफ 2 कितना बता रहा है वो मुझे, 1.259। तो बस अब इसे आप यहां पे सॉल्व कर दो, तो आप लिखोगे r प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.259। क्लियर? इसे जब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आप लोगों का r निकल के आ जाएगा 0. क्योंकि देखो ये 2 का फैक्टर आएगा, 2 कैंसिल आउट होगा, 0.518 आ जाएगा। R कितना आ जाएगा, 0.518। इसका मतलब जो थिकनेस ऑफ गोल्ड था जो यूज हुआ है वो कितना है, 0.518 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, देखो मेंसुरेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उस पे जनरली जो वॉल्यूम्स होता है, देखो वॉल्यूम को आप लोग चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट ना। मेरे पास मान लो एक स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल बॉल है, मैंने उस स्फेरिकल बॉल से एक कोन बना लिया। एक स्फेरिकल बॉल था, उसे मैंने मेल्ट किया और उसे मैंने कोन बना दिया। तो क्या चीज, एक चीज तो कांस्टेंट रही ना, ठीक है, क्या चीज कांस्टेंट रही, कांस्टेंट यह रहा कि जो वॉल्यूम था स्फीयर का वही वॉल्यूम रहेगा कोन पे भी, ठीक है। बस ये फंडे को समझना है आप लोगों ने। क्लियर? वॉल्यूम सेम रहता है हमेशा, बाकी सारे फैक्टर्स तो चेंज होते रहते हैं, बट अगर सेम चीज को मेल्ट करके दूसरा बना रहे हैं तो वॉल्यूम उस पे सेम रहता है। बस उसी कंसेप्ट को याद रखना है। मेंसुरेशंस के सारे क्वेश्चंस जनरली वॉल्यूम के ही कंसेप्ट्स पे चलते हैं आपके। क्लियर? होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, अ कोनिकल कप इज फिल्ड विथ आइसक्रीम। एक कॉनिकल कप है, क्वेश्चन जो बोलता है बस वो करते चलो, कभी गलत होना ही नहीं है। और क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, इतनी इंफॉर्मेशन होगी ही कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, तभी तो क्वेश्चन बना है। जो बोल रहा है बस वही करते चलो। अ कोनिकल कप, ठीक है, एक कोनिकल कप बना दिया मैंने, इज फिल्ड विथ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। द आइसक्रीम फॉर्म अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन इट्स ओपन टॉप। देखो ये क्लोज टॉप है, ये ओपन टॉप है, तो बोलता है जो ओपन वाले टॉप पे जो आइसक्रीम है वो क्या बना देता है, एक हेमिस्फेरिकल शेप बना देता है, ठीक है। हेमिस्फीयर ही गलत हो गया, आइसक्रीम टेढ़ा हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना बता दिया, बना भी लिया मैंने। ओके, द हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब अगर हेमिस्फीयर आप लोगों को याद हो, हेमिस्फीयर मैंने डिस्कस करा था कि स्फीयर को अगर बीच से काट दिया जाए तो वो हेमिस्फीयर होता है। ये एक हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर की हाइट क्या है ये बोल रहे हैं। हेमिस्फीयर में कोई हाइट थोड़ी होती है, हेमिस्फीयर में तो क्या होता है, एक रेडियस सा ही होता है। अगर ये आर है तो ये भी क्या होता है, आर ही होता है। स्फेयर ही तो है, स्फेयर में तो सारे आर आर ही होते हैं, सेंटर से देखूंगा, ठीक है। तो वही बात, बस ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि यार ये भी मेरा क्या है, 7 सेंटीमीटर होगा रेडियस ऑफ कोन। अच्छा, आगे जाता हूं। द रेडियस, द हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल्स द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। वो बोलता है कि जो रेडियस ऑफ, जो कहाँ गया, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, बोलता है जो रेडियस है ये आर है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, वो इसके बराबर है,
इसका मतलब ये भी कितने का हो गया, ये भी मेरा 7 सेंटीमीटर का हो गया हाइट ऑफ कोन। क्लियर। देन द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, तो इस आइसक्रीम का क्या वॉल्यूम होगा। क्लियर सी बात है, ये आइसक्रीम मेरे दो चीज से बनी हुई है। मैं बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम is nothing but equal to volume of cone plus volume of cone plus volume of this hemisphere। देखो इस कोन के वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को अगर मैं ऐड करूं तभी तो मेरा वॉल्यूम ऑफ ये आइसक्रीम आएगा ना। बस ठीक है, बस यही निकालना है आप लोगों को। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन आप लोगों को पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट भी 7 है, प्लस अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 7 का क्यूब। ठीक है, अब देखो इन दोनों फैक्टर में से कॉमन ले लो, तो मैंने कॉमन लिया तो आएगा 1/3 पाई और 7 का क्यूब कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस इस पे क्या बच गया अंदर 2। क्लियर, तो ये क्या हो गया मेरा पास 1/3। अब पाई को सॉल्व कर लो क्योंकि लास्ट स्टेप पे आ गए हो आप लोग। 22/7 इंटू 7 का क्यूब इंटू 3। ठीक है, देखो मेंसुरेशंस के जो क्वेश्चन है थोड़े कैलकुलेटिव से होते हैं पेपर में, ठीक है, बट ये है आप लोगों ने प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि बस ये एक टेंडेंसी रखो कि पाई को सॉल्व नहीं करना है पहले। बस 3 से 3 उड़ गया, 7 1 जा, तो ये 3 की जगह क्या रह गया यहाँ पे 2 रह गया। अब 7 2 जा 49 और 49 इंटू 22 करना है आप लोगों ने। ये क्या हो जाएगा 98 इंटू 98, तो 8 1078, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अच्छा मान लेता हूं ये सेम क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इसके ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, सेम एज इट इज ऑप्शन आए थे आपके एग्जाम्स पे, आई गेस CGL 2013 का क्वेश्चन है ये। अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो पेपर में आ रखा है मेरे, ठीक है, वॉल्यूम का क्वेश्चन, स्पेशली मेंसुरेशन पे वॉल्यूम का क्वेश्चन है, मेरे पास 5 सेकंड है बस क्वेश्चन को टिक करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है 5 सेकंड में ये कैलकुलेशन तो मैं कर नहीं सकता। या दूसरा ये चीज मान लो कि आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपको ये कंसेप्ट ही नहीं पता, ठीक है, बट आप चाहते हो कि आप लोग इस क्वेश्चन को मार्क करके आओ, तुक्का ही लगा लो, तुक्का मारना ही चाहते हो आप लोग। वॉल्यूम के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो मेंसुरेशन में अगर आप लोग एक चीज ध्यान रखोगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पे आप लोग देखते होंगे हमेशा एक फैक्टर चलता रहता है पाई। क्या चलता है फैक्टर पाई हर जगह मेंसुरेशन में, या तो वो कैंसल आउट हो जाता है तब तो ये फंडा काम नहीं करता। अगर ये कैंसल आउट नहीं हुआ है और पाई आपका क्वेश्चन पे कैलकुलेशन पे यूज हुआ होगा तो ये पक्का से चलेगा फंडा। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों ने मतलब अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आप लोगों ने तुक्का ही मारना है, या मतलब समझ लो 1 सेकंड है, आप लोग चाहते हो कि नहीं मैं तो मार के ही आऊंगा मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 सेकंड्स पे, ठीक है, तब आप लोगों ने ये यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये फंडा यूज नहीं करना है, ठीक है, इस फंडे की एक्यूरेसी 50-50 ही होगी। क्लियर। अच्छा अगर पाई की बात करूं तो पाई के अंदर पाई का मतलब होता है 22/7। क्लियर, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, और 22/7 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 11/7, ये लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बिल्कुल। इसका मतलब जहां भी मेरा पाई आएगा उन क्वेश्चंस पे हमेशा
11 का एक मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। उन क्वेश्चंस पे हमेशा क्या होगा, 11 का मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उस पे क्या होगा, 11 का फैक्टर यूज हुआ होगा, मतलब 11 इनके अंदर एज अ फैक्टर घुसा हुआ होगा क्वेश्चंस पे। ठीक है, अगर 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो आप सभी को पता होगा 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है। मान लो मेरे पास ये नंबर है ABCD, ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करते हो, सबसे राइट हैंड साइड का नंबर लिया, B एक को छोड़ा, B प्लस D ऐसे करके आगे चलते रहते हो। ठीक है, एक एक छोड़ के, तो B प्लस D और A प्लस C कर लिया, मतलब B प्लस D निकाल लिया। ठीक है, अभी करके दिखा दूंगा एक क्वेश्चन में, और A प्लस C निकाल लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा। क्लियर, अगर ये डिफरेंस 0 है या 11 का कोई मल्टीपल है या 11 का कोई मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होता है, ये 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कोई, जैसे समझ लो 1 3 3 1 है। ठीक है, आप लोग ऐसे करो, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, 0, इसका मतलब ये क्या है, 11 का डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। कुछ दूसरा नंबर लिखो, से 2 7 5 6। ठीक है, अच्छा 7 प्लस 6 13, ठीक है, 5 प्लस 2 7, और 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 इज 6। 6 11 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मान लो ये नंबर है 2 1 3, नहीं ऐसे लिखो 2 3 5 है ना, यहाँ पर ऐसे बनाओ 11 आ जाए, 5 9 और मान लो ये नंबर है आपके पास 2937। क्लियर, अच्छा 9 प्लस 7 16, 2 प्लस 3 5, इन दोनों का डिफरेंस 11, 11 डिफरेंस है, 11 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, और मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बोला कि मेंसुरेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली पाई का फैक्टर यूज होता है, और पाई के फैक्टर के अंदर पाई क्या होता है 22/7। ठीक है, और उस 22 को मैं लिख सकता हूं 2 × 11, इसका मतलब पाई के साथ एक 11 का फैक्टर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो मेरा क्वेश्चन है उसमें क्या हो, जो ऑप्शन है उसमें 11 का फैक्टर यूज हुआ हो। ठीक है, अच्छा मैं चेक कर लेता हूं, अगर मेरे पास 10 सेकंड होते हैं और मुझे इस क्वेश्चन को करके ही आना था, ठीक है, तो मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता, मैंने क्वेश्चन पढ़ने, जब तक आप पढ़ोगे तब तक आप आंसर मार्क कर लोगे, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ देखा कि यार ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, देखते ही मुझे क्लियर हो गया, मेरे पास 10 सेकंड बचे हैं। ठीक है, मैंने क्या देखा, मैंने बोला यार 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेता हूँ किस किस पे ट्रू है। मैंने बोला 8 + 0 8, 7 + 1 8, ये कितना आ रहा है 0, ये 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, 7 + 8 15, 15 और 0 + 1 इज 1, डिफरेंस कितना आएगा 14। ठीक है, 8 + 1 9, यहां पे डिफरेंस कितना आया 2, और यहां पे डिफरेंस कितना आया 14। तो इसमें से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए मेरे डिविजिबिलिटी टेस्ट को कंफर्म कर रहा था, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए चीख चीख के कह रहा था कि मेरे अंदर 11 का फैक्टर है।
क्लियर? तो ठीक है, आपके अंदर 11 का फैक्टर है, तो मैं आपको ए आंसर मार्क कर देता। क्लियर? और ट्रस्ट मी, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने सिर्फ ऑप्शन देखा और मैं आंसर मार्क करके आ गया, और आके जब आपने सॉल्यूशन देखा तो आपका आंसर सही निकला। ठीक है? तो एक तो होता है अंधा तुक्का मार देना, मतलब कि बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो लगाया और जहां पर खत्म हो रहा है मार दिया। अगर ये भी लगा रहे हो ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो वो भी हमेशा एक ही ऑप्शन पे आप लोग जाते हो, आई गेस, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 100, मतलब हमेशा डी डी मार के आओगे अगर अक्कड़ बक्कड़ लगाओगे तो। ठीक है? तो एक होता है कि फालतू का तुक्का होता है, एक होता है इंटेलिजेंटली आप लोगों ने तुक्का तो मारा, बट काफी उस तुक्के के पीछे आपके पास कुछ लॉजिक है। ठीक है? ये उस टाइप का तुक्का है कि मैंने तुक्का तो मारा क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है ये तुक्का ही है। ठीक है? कोई कंसेप्ट नहीं है, बट हाँ मेरे तुक्का मारने के पीछे एक लॉजिक था, जो लॉजिक मैंने पहले डेवलप कर लिया था, और वो डेवलप किया हुआ लॉजिक है। ठीक है? तो पॉसिबिलिटी है कि सही हो जाए, और यहाँ पर सही भी हो गया। ठीक है? आप लोग देखोगे वॉल्यूम के बहुत सारे क्वेश्चन में, ट्रस्ट भी, अगर वॉल्यूम के 50 क्वेश्चन आप लोग किसी भी बुक से उठाते हो, ठीक है, वॉल्यूम्स के, उसमें से आप लोग देखना, आप लोग ये कंसेप्ट कहीं पे मार रहे हो ना, तो 50 में से आपके तुक्का लगने के चांस होंगे 25%, बट अगर आप ऐसे करोगे तो वो 60% तक जा सकता है, 60-70%। क्लियर? तो ऐसे भी मार के आ ही सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, तो अब आप लोग क्या करना, अब आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलना कि यार तू मुझे मेंसुरेशन का क्वेश्चन दे, क्वेश्चन भी मत पढ़, मुझे ऑप्शन बता दे, मैं तुझे आंसर बता दूंगा, और वो हैरान रह जाएगा। क्लियर? ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, द बेस ऑफ अ प्रिज्म, अब आपके आ गया प्रिज्म का क्वेश्चन। ठीक है? प्रिज्म आते ही दिमाग पे क्या क्लिक होना चाहिए? मैंने बोला है पिरामिड इज कोन, प्रिज्म इज सिलेंडर। ठीक है? एकदम दिमाग में सिलेंडर क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है? द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है बेस, ऐसा है कुछ। ठीक है? तो इसका टॉप भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इसे ज्वाइन कर देते हैं, इसके रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स को। ठीक है? तो ये है मेरा प्रिज्म। क्लियर? अच्छा, द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ टू साइड 5 एंड 12। ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके दो साइड बता रहा है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 12 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रिपलेट है आप लोगों के, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओ सीधा सीधा। ठीक है? तो पाई जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा आपका 13 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये बात, एक सेकेंड। ठीक है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट है 5 12 13। ज्योमेट्री में हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है ट्रिपलेट के ऊपर कंसेप्ट्स। ठीक है ना? देखो अब सारे कंसेप्ट एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होंगे, ज्योमेट्री का कंसेप्ट मेंसुरेशन में काम आएगा आपको। क्लियर? अच्छा, द हाइट ऑफ प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये कितना बता रहा है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? ठीक है? पूछा क्या है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया बताओ। देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा प्रिज्म का? ठीक है? टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस। ठीक है? तो मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, क्योंकि दो बेस है ना इसके, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ही था फॉर्मूले के टाइम पे सारा ये सब। ठीक है? अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? अगर आपको
प्रिज्म क्लिक नहीं होता दिमाग में, तो दिमाग पे आप लोग सिलेंडर को रखो। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh। आप लोगों को याद ही होना चाहिए, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। मैंने बताया था 2πr सर्कल का पैरामीटर है, उस पर हाइट का फैक्टर आ गया तो 2πRh बन गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2πr क्या होता है? 2πr क्या है? पैरामीटर है। इसका मतलब पैरामीटर इंटू हाइट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, यहां पर पैरामीटर कितना है? पैरामीटर देखो कितना है, इस ट्राइंगल है ना बेस, तो इसका पैरामीटर कितना है? 5 + 12 + 13, ये कितना हो गया? 30। 17 + 13 30, ठीक है। तो आप लिखोगे 30 × 10 हाइट प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है यहाँ पे? 12, और हाइट कितना है यहाँ पे? 5 है। तो आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 300 + 60। दिस विल बी योर 360। क्लियर? ठीक है। तो प्रिज्म के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्लिक नहीं होते एग्जाम्स पे तो कोई बात नहीं, आप प्रिज्म को एज अ सिलेंडर लेकर आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। पिरामिड के क्वेश्चंस आते हैं तो पिरामिड को आप कौन कंसीडर करके अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। ओके, इस लेक्चर पे इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को ही बनाते जाना है मुझे आप लोगों के। ठीक है, होपफुली आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक पक्का से कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।